हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन एनसीईटी 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 की क्लासेस चल रही हैं। ये हमारी क्लास नंबर 7 है, जहां पर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहां पर आजकल जो ट्रेंडिंग या हॉट टॉपिक कह ले वो एनईपी 2020 ही है। एनईपी 2020 क्या है, इसमें स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें कही गई है, उन सभी चीजों को आज समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। बट उसके पहले बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम ये टॉपिक्स जो है सिलेबस में तो कहीं मेंशन है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को कहूंगी कि बच्चों देखो क्या होता है ना, हम लोग खाना खाने बैठते हैं और बीच में आप आओगे, जैसे कि दाल भात चोखा हम लोग खा रहे हैं और आप बीच में आ गए खाने के लिए, ठीक है, बीच में वो भी बहुत एंड पार्ट में आए, तो ना आपको दाल दिखेगी ना चोखा, ना आपको चावल दिखने वाले, नहीं दिखेंगे ना, भात नहीं दिखेगा ना चोखा दिखेगा क्लियरली। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मिक्स हो चुका है उस समय तक। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आप पहली यूनिट पहले से आप क्लास से आओ, तब जाकर के आपको समझ में आएगी कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो बीच में मत आना। क्या करना है, पहली क्लास से फॉलो करो, तब समझ में आएगा। क्योंकि मैंने पहली क्लास में ही बताया है कि ये जो यूनिट है ये बहुत ही लेंथी यूनिट है। एंशिएंट ज्ञान परंपरा से प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो आज की तारीख में है, अब हमारे महर्षि ऋषि ये सब से ले करके अंग्रेज के पहले जो था, अंग्रेजों के बाद जो एजुकेशन सिस्टम था, फिर वो गए, फिर हमने अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप किया, वो सारी चीजें पढ़नी है। ये एक क्लास की बात है ही नहीं। अगर एक क्लास में आप इसको पढ़ रहे हो तो आप यू आर डूइंग इनजस्टिस विद दिस यूनिट। ठीक है, आप इस यूनिट के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। इस यूनिट के साथ न्याय नहीं कर रहे हो मतलब अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे हो। हवा में ले रहे हो चीजों को कि हाँ एग्जाम में निपटा देंगे। ठीक है, तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप तक सारी चीजों को अच्छी तरह से पहुंचाना, वो मैं कर रही हूँ। ये जो इसका पहला टॉपिक है, एंशिएंट ज्ञान परंपरा टू प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, इसका सबसे लास्ट सब टॉपिक है क्या? एनईपी 2020 जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2 क्लासेस और होंगी जहां पर मैं रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बताऊंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मतलब कि क्लास 9 में जाकर के क्लास 9 तक जो है ये हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा। और यूनिट 1 कंप्लीट करवाने का मैंने आपसे पूरा वादा किया था, बिकॉज इट्स मेन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से जो है मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जो फैक्चुअल्स होंगे। ठीक है, चलो तो समझ गए ना बात को। बीच में एंट्री करने से फायदा नहीं मिलेगा। क्लास 1 से देखना स्टार्ट करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। खैर, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एनसीईटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड इफ यू आर हैविंग एनी करियर रिलेटेड डाउट यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम। ठीक, चलो तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ। एक्चुअली में ये एनईपी 2020 है क्या, देखो ये एक डॉक्यूमेंट है, कितने पेजेस का है, 66 पेजेस का है, जो 2020 में रिलीज हुआ है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और हम हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स की बात करने वाले हैं आज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हिंदी वाले बच्चे बोल रहे थे लगातार कि मैम आप हिंदी में भी थोड़ा बता दीजिए। सो ओके, सो हम हिंदी को भी देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब सबसे पहले समझो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती क्या है। किसी भी देश का शिक्षा तंत्र किस तरह से चलेगा वो इस रिपोर्ट में लिखा होता है। कैसी स्कूलिंग एजुकेशन होगी, कैसा हायर एजुकेशन होगा, टीचर्स का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनकी पे स्केल किस हिसाब से होगी, उनका प्रोफेशनलिज्म कैसे डिसाइड होगा, हमारे देश की शिक्षा को लेकर के सोच क्या है, ऐसी तमाम बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और हर एक देश की
पास अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है। समय के साथ इसमें बदलाव होता है क्योंकि समय देखो अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बहुत सारी चीजें तेजी से बदल रही है, तो हमें अपनी एजुकेशन को भी उस हिसाब से अपग्रेड करना पड़ता है। तो समय के साथ साथ नई पॉलिसीज आती रहती हैं। अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी चल रही है वो क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अब इसमें तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, इसमें 4 मेन पार्ट है। एक स्कूल एजुकेशन को लेकर के है, एक हायर एजुकेशन को लेकर के है, और फिर जो है अदर की एरियाज हैं, एंड मेकिंग इट हैपन कि कैसे हम इन चीजों को अचीव करेंगे। जो ऊपर हमने बोला है कि स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, वो कैसे अचीव करेंगे वो इसमें लिखा है। हमें क्या पढ़ना है? हमें स्कूल एजुकेशन पर फोकस करना है। तो इतने 30 पेजों में जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई गई है उसको समराइज करके 10 पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, क्लियर? तो चले स्टार्ट करें। आपको नोट्स बनाते चलना है मेरे साथ, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको नोट्स बनाने में, जैसा मैंने कहा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। जैसे ही इस यूनिट का आखिरी टॉपिक होगा, आई विल गिव यू अ कंप्लीट नोट्स ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके, तो वहां पर आपको उसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। यूनिट 1 का मैंने पूरा वादा किया था आपसे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले एक्सेस, दूसरा क्वालिटी, थर्ड इक्विटी, फिर क्वालिटी, फोर्थ इज अफोर्डेबिलिटी, एंड फिफ्थ इज द अकाउंटेबिलिटी। ओके, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें 5 मुख्य बातें कही गई हैं। ये कहा गया है कि शिक्षा सभी के लिए एक्सेसिबल, शिक्षा सभी की पहुंच में हो, शिक्षा में समानता हो, शिक्षा में क्वालिटी, गुणवत्ता हो, शिक्षा में सामर्थ्य हो, अफोर्डेबल कर पाए हम उसको, मतलब सबके लिए, इस सबके सामर्थ्य में आए कि हर कोई एजुकेशन पा पाए। ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए शिक्षा को लेकर के। ये 5 पिलर है एनईपी 2020 के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां से मैंने 10 पॉइंट्स को आपको काउंट करके बोला है। ठीक है, सो न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर। आप सभी को पता है कि अभी तक 10+2 का स्ट्रक्चर चलता था स्कूल्स में। अब जरा इसकी बात ध्यान से सुनो। देखो, स्कूल एजुकेशन इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे वो कक्षा 1 से होते थे, पहली क्लास से ही होते थे, पहली से 12वीं तक। ठीक, अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं था कि 6 और पहली कक्षा में बच्चे कौन सी क्लास में आते हैं? 6 साल में आते हैं, है ना। पहली कक्षा में जो बच्चा जाता है वो 6 साल की उम्र में जाता है, अगर सब कुछ सही चल रहा है उसकी लाइफ में तो। ठीक है भाई, तो 6 साल के पहले बच्चों को गवर्नमेंट सिस्टम में पढ़ाया ही नहीं जाता था। उसी का रीजन है कि आपने देखा होगा आपके घर के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल, प्ले स्कूल, है ना, जो KG1 KG2 ये सब पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट में KG1 KG2 होता ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट में क्या होता है? फिर गवर्नमेंट में आंगनवाड़ी होता था। आंगनवाड़ी में पढ़ाया नहीं जाता था, वहां बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी सेहत को लेकर के लोगों को जागरूक बनाया जाता था। इतना आपको समझना है, ये दिमाग में बात बैठा लो। ठीक है, तो एनईपी 2020 के पहले क्या चलता था? पहली से 12वीं तक की क्लास ही होती थी, उससे नीचे की क्लास नहीं होती थी। ठीक, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम KG1 KG2 प्ले वाले बच्चों को भी, नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट से सारे बच्चों को लेंगे। ठीक है, तो जो चेंज आया हमारे स्ट्रक्चर में, एजुकेशन स्ट्रक्चर में, 10+2 से हम अब आ चुके हैं 5+3+3+4 डिजाइन पर। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये होता है, यहाँ देखो, yes, we have replaced old 10+2 सिस्टम। हमने 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। जस्ट सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं।
ठीक है। एंड न्यू डिजाइन क्या हो गई है? न्यू डिजाइन हो गई है 5+3+3+4। इसको दिमाग में बैठा लो। ये जो क्लासेस है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम अब 5+3+3+4 में बट गया है। इसमें 3 से 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। पहले मैंने क्या कहा, पहले क्या था, 10+2 वाले में 6 ईयर से बच्चों को लिया जाता था। अब कब से लिया जाएगा? 3 ईयर के बच्चों को लिया जाएगा। 4 डिस्टिंक्ट लर्निंग स्टेज, 4 अलग अलग लेवल होंगे पढ़ाई के। ठीक है, तो उसको दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ब्रेकडाउन है फिर मैं आपको हिंदी में भी दिखाती हूँ। फाउंडेशनल जो 5 साल के क्लासेस रहेंगी, 5 साल की क्लासेस कौन सी होंगी? 5 साल की क्लासेस होगी नर्सरी से, जस्ट सेकेंड, या आप कह लो प्ले स्कूल से। प्ले स्कूल फिर जो होता है अपना KG1, फिर KG2। ठीक है, एक तो ये हो 3 क्लासेस ये हो गई। और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 3 ये और 2 ये, फर्स्ट एंड सेकंड। तो 5 साल की जो पढ़ाई है प्ले स्कूल नर्सरी से लेकर के सेकंड क्लास तक की, वो क्या कहलाएगी? फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगी। ठीक है, ठीक। यहाँ पर खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज में कैसे पढ़ाया जाता है? खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आती है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 3rd से लेकर के 5th तक की होगी। 3rd से 5th तक की होगी। इसमें लाइट टेक्स्ट मतलब कि हल्की फुल्की चीजें पढ़ाने की, लिखाने की इंट्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, ताकि बच्चा लिटरेट हो जाए, लिखना पढ़ना सीख जाए। ठीक, 3rd 4th 5th। फिर आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर भी 3 साल का होगा। मिडिल ईयर होगा 6th 7th और 8th। ये क्लासेस इसमें होंगी। इसमें सब्जेक्ट टीचर्स आएंगे और बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। वहीं सेकेंडरी जो है वो 4 ईयर का होगा। 9th 10th 11th और 12th ये क्लास के बच्चे सेकेंडरी स्टेज में होंगे। यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, मतलब कि जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप जाकर के पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग स्ट्रीम को मिक्स करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ये बात आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि 5 ये जो 4 स्टेजेस है क्या, 5+3+3+4 का क्या मीनिंग है। ठीक है, ओके ना। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ। तो जैसा मैंने बताया आपको, फाउंडेशनल स्टेज है ना, जो कि 3 ईयर से स्टार्ट होगी और ग्रेड 2 तक चलेगी। ये बुनियादी चरण है 5 साल का। उसके बाद आती है, इसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज। ये 3 साल का है, ग्रेड 3 to 5। ठीक है, ये प्रारंभिक चरण इसको हिंदी में हम कहेंगे। इसमें पुस्तकों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाएगा। इसके बाद आती है फिर मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज ग्रेड 6 से लेकर के 8 तक होगी, जहां पर सब्जेक्ट टीचर्स आएंगे और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अमूर्त अवधारणाओं को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर मिडिल के बाद आएगी सेकेंडरी स्टेज, जो कि ग्रेड 9 से 12 तक होती है, जिसका फोकस मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास में हम ऊपर बढ़ेंगे, स्पेसिफिकेशन, विशेष सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। यही है हमारा 5+3+3+4 सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम। पहले क्या था, 1 से 10 तक की पढ़ाई और 2 साल हम 11वीं 12वीं में कोई भी 2 सब्जेक्ट, कोई भी एक स्ट्रीम चूज कर लेते थे। अब वो इस 4 स्टेजेस में बट गया है, और इसीलिए तो आपका ITP बीएड आया है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग है। आपको भी स्टेज स्पेसिफिक बीएड ही करना है, तो आप जिस लेवल के टीचर बनेंगे उसी लेवल को जाकर के पढ़ाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे अब हम बात करते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट सिस्टम में अभी तक 6 ईयर से ही फर्स्ट क्लास में एंट्री मिलती थी। ओके, तब पॉलिसी में ये बताया गया कि भाई 85% एक बच्चे का जो ब्रेन है
उसका 85% डेवलपमेंट तो 6 साल के पहले ही हो जाता है। तो हम जिन बच्चों को 6 साल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनका पहले ही डेवलपमेंट हो गया, अब किस डायरेक्शन में हुआ हमें नहीं पता। तो उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाने के लिए जरूरी है कि हम 6 साल से पहले के बच्चों को भी पढ़ाएं। ठीक है, तो यह नीति मानती है कि 85% से अधिक संचयी मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु के पहले ही हो जाता है। तो जब पहले ही वो सब उसका विकास हो चुका तो फिर हम कैसे विकसित करेंगे उसको कुछ पढ़ाकर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इट रिकमेंडेड यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ क्वालिटी ECCE बाय 2030 टू इंश्योर ऑल चिल्ड्रंस आर स्कूल रेडी बाय ग्रेड 1। तो इन्होंने ये कहा कि ECC लाएंगे ताकि क्लास 1 तक पहुंचने तक बच्चा तैयार हो जाए क्लास 1 में पहुंचने के लिए, क्योंकि उसके पहले ही अगर उसका दिमाग डेवलप हो चुका है और कुछ और चीजों को लेकर के डेवलप हो चुका है तो क्लास 1 में बैठाने का फिर मतलब नहीं निकलेगा, वो चीजों को जिस तरह रिसीव करना चाहिए था वो नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो इट इंट्रोड्यूसेस, ये ECCE को ही तो हम कह रहे हैं प्रिपरेटरी क्लासेस या बाल वाटिका फॉर द चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 5। एज 5 तक के बच्चे कोई भी हो उन्हीं को एडमिशन मिलेगा इसमें, क्योंकि 6 वाले तो फिर उधर चले जाएंगे ऊपर की तरफ, है ना। तो बाल वाटिका में सिर्फ इन्हीं लोगों को रखा जाएगा। क्लियर है? ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN। FLN क्या है? ये एक एक्चुअली में एक FLN एक मिशन है। क्या है? एक मिशन है जिसे हमें 2025 में अचीव करना था पर नहीं हो पाया है। ठीक है, 2026 लग चुका, अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। क्या कहा है? अटेनिंग फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय ग्रेड 3 इज साइटेड एज एन अर्जेंट नेशनल मिशन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, इसमें कहा गया है कि नेशनल इमरजेंसी पर है हम। किस तरह की नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्लास 3 तक के बच्चे, क्लास 3 में भी पहुंचने के बाद बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लिटरेट नहीं हो पा रहे, साक्षरता नहीं है उनमें। ठीक है, ना ही वो गणित कर पा रहे हैं, ग्रेड 3 के नीचे का भी गणित नहीं कर पा रहे, ना वो प्लस कर पा रहे, ना वो माइनस कर पा रहे, इनटू डिवाइड तो दूर की बात है। तो ये पाया गया कि अगर क्लास 3 का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, अपनी क्लास से नीचे के सब्जेक्ट की, अपने से नीचे, अपनी क्लास के नीचे के टेक्स्ट को नहीं पढ़ पा रहा है, प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। ये एक नेशनल इमरजेंसी है। तो इस नेशनल इमरजेंसी के तहत FLN मिशन लाया गया, जिसे हम कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, जिसको हमें अचीव करना था 2025 तक। मतलब कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी, मतलब कि हर एक बच्चा प्राइमरी स्कूल का पढ़ सकता हो और बेसिक गणित कर सकता हो। ठीक है, पर वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं, इट इज अनफॉर्चुनेट, बट ये टारगेट ये रखे गए थे, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है कर्टलिंग ड्रॉप आउट्स एंड इरेजिंग इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस। अब हम कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट मतलब जो बच्चे स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं उन्हें स्कूल में रोकना। क्यों छोड़ के चले जाते हैं बच्चे? बच्चे इसलिए छोड़ करके चले जाते हैं क्योंकि उनके घर में पैसों की कमी है, तो उनके माता पिता उन्हें अपने साथ काम पर ले जाएं। ठीक है, या हो सकता है उनके घर से स्कूल बहुत दूर हो तो वो इतनी दूरी तक रोज ट्रेवल नहीं कर सकते। बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं भी होंगी, बीच में नदी है, पहाड़ है, रास्ता नहीं है, जो भी है। ठीक है, तो ये ड्रॉप आउट कम करना है और हर एक बच्चा स्कूल पहुंचे, ये काम हमें करना है। तो उसके लिए पॉलिसी एम टू अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट। 100% याद रखना है, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब हर एक बच्चे का नाम स्कूल में लिखा हो, ये हमें अचीव करना है 2030 तक। कहां से कहां तक? प्री स्कूल से सेकेंडरी तक। ये पॉलिसी कहती है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2030, ये याद रखना है आपको।
It emphasizing tracking student to ensure that they do not drop out and providing alternative education center for out of school children. फिर उन्होंने ये कहा कि हमें छात्रों को ट्रैक भी करना है, ऐसा ना हो कि बीच में छोड़ के चले जाएं। अगर नहीं आ रहे हैं तो टीचर जाएं, पता लगाएं कि क्या बात है भाई, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, है ना। और स्कूल के बाहर के बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र जैसे शाम को पढ़ा देना या एक टेम्परेरी स्कूल बना देना और जो मिनिमम लर्निंग है उन्हें करा देना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। करिकुलम एंड पेडागोजी रिफॉर्म, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र में सुधार। तो अब इन्होंने कहा कि ठीक है हम लिटरेसी भी करवा देंगे, उसके लिए भी हमने मिशन चला दिया, बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं उनको रोकने के लिए भी काम करेंगे। अब इन्होंने कहा कि भाई हमें जो पढ़ाना है उस पर भी तो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन सारी चीजों को मेंशन किया गया है। तो इन्होंने क्या कहा, रिडक्शन इन कंटेंट, करिकुलम को कम करेंगे, करिकुलम को कम करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही हम पढ़ाएंगे और ऐसे पढ़ाएंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, होलिस्टिक हो। ठीक है, आलोचनात्मक सोच बने, समग्र शिक्षा मिले और पूछताछ आधारित सीखने की जगह सीखने वाले पाठ्यक्रम को बनाएंगे। ठीक है, नो हार्ड सेपरेशन, इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं कि आर्ट वालों को कैसे माना जाता है स्कूल में, है ना, बिल्कुल उनके साथ क्या कहते हैं हम, बुरा व्यवहार, दोहरा व्यवहार किया जाता है। साइंस वालों को इलाइट माना जाता है, अरे बहुत अच्छे बच्चे इस तरह से। तो इन्होंने कहा नो, ऐसा नहीं चलेगा, नो सेपरेट और नो हार्ड बाउंड्रीज। जो बच्चा अगर चाहता है कि उसे साइंस भी पढ़ना है और उसे हिस्ट्री भी पढ़ना है, हम अलाउड करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने, देयर विल बी नो रिजिड बाउंड्रीज बिटवीन आर्ट एंड साइंस करिकुलम, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एकेडमिक और वोकेशनल स्ट्रीम। सभी चीजें जो आप पढ़ना चाहते हैं आप अपने कॉम्बिनेशन में शामिल कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई, वोकेशनल एक्सपोजर विल बी बीइंग इन द मिडिल स्कूल। इन्होंने कहा कि मिडिल स्कूल से ही वोकेशनल एजुकेशन देना स्टार्ट कर देंगे, है ना, व्यावसायिक शिक्षा। तो आप देख रहे होंगे कि बैगलेस डेज होते हैं आजकल आपके, है ना, साल में स्कूल को कंपलसरी है कि वो 10 बैगलेस डे रखे। तो बैगलेस डे रखे तो बच्चे बैग लेके नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, तो उन्हें फील्ड विजिट कराना है, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना है ना, ऐसी चीजें वहां पर करनी है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। Classroom will transition toward competency-based learning to build higher order skills rather than rote memorization. इस वर्ड को याद रखना, competency-based learning, योग्यता आधारित स्किल डेवलपमेंट आप में करना है, कॉम्पिटेंट आपको बनाना है ताकि आप किसी स्किल को सीख पाए। ठीक है, आगे बढ़े, ये हमने 5th पॉइंट तक बात कर ली। अब हम 6th पॉइंट की बात करते हैं, जहां पर स्कूली शिक्षा में भाषा की बात कही गई है। बहुभाषावाद शिक्षा का माध्यम, मल्टीलिंग्विज्म एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वेयर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at grade 5, preferably grade 8 and beyond, it will be home language, mother tongue और local language। तो कहा है कि कम से कम अगर पॉसिबल है तो ग्रेड 5th तक तो आप मदर टंग को ही चलने दीजिए, है ना, एजुकेट करने के लिए। फिर उसके बाद 3 language formula will continue but with greater flexibility ensuring no language is imposed on any state। तो इन्होंने कहा उसके बाद 3 लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होगी, जैसे कि आपके ग्रेड 5 के बाद देखो 6th में क्या आ जाता है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, 3 लैंग्वेजेस आ जाती हैं। अब किसी को फ्रेंच लेना है तो फ्रेंच भी ले ले, जर्मन पढ़ना है तो जर्मन भी ले सकता है। तो दैट इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकती है कि उन्हें कौन सी 3 लैंग्वेज ऑफर करनी है। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र को रखा गया है लैंग्वेज के। देन ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट एंड बोर्ड एग्जाम्स। अब असेसमेंट की बात आएगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी असेसमेंट के बारे में क्या कह रही है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे वो करेगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हम जो रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे वो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा, मतलब कि 360 डिग्री असेसमेंट होगा, ना सिर्फ आपकी बौद्धिक क्षमताओं का, आपका व्यवहार कैसा है ना, आप के मूवमेंट कैसे हैं, आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव,
भावनात्मक और मनोप्रेरणा क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को असेस किया जाएगा। सारी चीजें देखी जाएंगी आपकी पर्सनालिटी की, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका असेसमेंट होगा। Easier board exams, grade 10 and 12 will be redesigned to test score competencies rather than month of coaching. तो कितने महीने पढ़ाना है ये इम्पोर्टेंट ना हो करके देखा जाएगा कि कितनी जल्दी आप में कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो जा रही है, एंड दैट इज व्हाई बोर्ड एग्जाम ऑन अप टू 2 occasion ड्यूरिंग अ स्कूल ईयर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होगी। क्यों होंगी? इसको इस तरह से समझो कि 10 महीने तक पढ़ाया, हो सकता है कोई बच्चा 2 महीने में उस किताब को समझ जा रहा है। अलग अलग सबकी क्षमता है ना, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का साइंस अच्छा है। तो जिसको 2 महीने में समझ में आ गया वो दे दे, पहली बार में एग्जाम दे दे, उसको दे करके खत्म कर दे, साइंस हटा दो, अब दूसरी बार में वो मैथ्स, सोशल जो भी उसको देना है देगा। ठीक है, तो मंथ पर डिपेंड नहीं करेंगे हम, अब कॉम्पिटेंसीज पर डिपेंड करेंगे। जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गए, तैयार हो गए, उनकी एग्जाम आप पहली बार में दे दो, बाकी बचे हुए की दूसरी बार में दे दो जिनको समझने में टाइम लग रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर असेसमेंट में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है परख। परख का फुल फॉर्म याद रखना है। परख इज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, है ना, मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख को लाया गया है। परख का फुल फॉर्म है P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दैट इज फुल फॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विल बी एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय मूल्यांकन, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय मूल्यांकन किया जाएगा, उसके स्टैंडर्ड सेट करने के लिए क्या है हमारे पास, परख नाम की एक असेसमेंट सेंटर बनाई गई। ठीक, फिर 8th नंबर पर बात आती है टीचर एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन। आपके बारे में बात हो रही है, कहा जा रहा है कि 4 साल का इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी बीएड जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी 2030 तक टू बिकम अ टीचर। ठीक है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे टीचर्स के लिए, जिसको हम कहते हैं एनपीएसटी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, विल बी डेवलप बाय 2020, बट अभी तक ये हुआ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हर एक टीचर के लिए जरूरी है कि वो साल में 50 घंटे की ट्रेनिंग करे, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आगे चलो, इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। पॉलिसी प्लेसेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDGs, आपको याद रखना है ना। तो जो सोशियोलॉजिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनको इक्वालिटी में एजुकेशन मिले, उनके लिए कुछ खास बातें कही गई हैं। इट रिकमेंडेड डिक्लेयरिंग रीजन विथ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ SDGs एज अ स्पेशल एजुकेशन जोन। तो जहां पर क्या कह रहे हैं कि हम स्पेशल एजुकेशन जोन को आइडेंटिफाई करेंगे, SEZ। मैं इस जगह को कह रही हूँ SEZ। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसे लोग ज्यादा मिल रहे हैं जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं। ठीक है, तो हम एरिया आइडेंटिफाई कर देंगे और फिर वहां पर प्रोग्राम चलाएंगे। ठीक है, तो इस जहां पर जो लोग मिल रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, SEDG। ठीक है, और इस जोन को हम क्या कह रहे हैं, इस जोन को ही हम क्या कह रहे हैं, इस जोन को हम कह रहे हैं SEZ, स्पेशल एजुकेशन जोन। एंड क्रिएटिंग अ जेंडर इंक्लूजन फंड, एक फंड भी बनाएंगे जिसको हम कह रहे हैं जेंडर इंक्लूजन फंड। क्लियर? लास्ट पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड रिसोर्स शेयरिंग, कि भाई ये सारे काम करने हैं, राइट? तो पैसे कहाँ से आएंगे, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओके, तो उस पर बात हो रही है। बोला जा रहा है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स बनाए जाएंगे टू ओवरकम आइसोलेशन एंड रिसोर्स डिफिशियंसी ऑफ small schools will be grouped into the complex and cluster one secondary school with the lower grade schools in 5 to 10 kilometer radius। तो कह रहे हैं
कि एक सेकेंडरी स्कूल को छोटे छोटे स्कूलों से जोड़ा जाएगा, है ना, जो 5 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत है। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि एक बड़े स्कूल में फैसिलिटीज हैं, लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, टीचर्स हैं, तो ये जो आसपास के स्कूल के बच्चे वहीं जाकर के एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, वहीं जाकर के लाइब्रेरी का यूज कर लेंगे, ये कहा जा रहा है। तो एक बड़े स्कूल से छोटे छोटे स्कूल्स को जोड़ दिया जाएगा, इसी को कह रहे हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर स्कूल्स। ठीक है। इसके अलावा फिर इसमें कहा गया है इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। अब देखो, शिक्षा जो है वो हमारे देश की जो कौन से एरिया कौन किस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है मतलब कि शिक्षा केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, शिक्षा स्टेट राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में यहाँ पर एक बात क्लियर की गई है। क्या क्लियर की गई है? कि टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, केंद्र सरकार कुछ कह रही, राज्य सरकार कुछ कह रही। ठीक। द रोल ऑफ पॉलिसी मेकर, ऑपरेशन एंड रेगुलेशन विल बी सेपरेटेड। क्या कह रहे हैं? हितों के टकराव को खत्म करने के लिए नीति निर्माण, संचालन और विनियमन की भूमिकाओं को अलग किया जाएगा। सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्ता मानकों का पालन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण SSS स्थापित किया जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए, ये चेक करने के लिए क्या बनाया जाएगा? एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA बनाई जाएगी। क्लियर है? SSA क्यों बनाई जाएगी? प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए हर एक स्कूल कम से कम मिनिमम प्रोफेशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, ये जरूरी है। ठीक। तो मुझे लगता है 30 मिनट हो चुके अपने, है ना, और टारगेट था मेरा कि ये 10 पॉइंट्स आप तक पहुंचने चाहिए। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगी। चलो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।